तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो जर्क ओवरलॉर्ड के नेक्स्ट इनॉल के एपिसोड नंबर 19 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अपनी क्यूमी ने भर भर के शॉपिंग की थी, वहाँ पे उसने लोन चुकाया और जितने भी मिलियंस युवांस अपने क्या सकते हो कि क्यूमी को मिला था, तो उसमें से उसके पास सिर्फ 8 मिलियन युवान ही बचे हुए थे। मतलब कि उसने इंस्प्री मतलब बिना देखे खर्च करना शुरू किया था। उसने मिलिट्री के शीशे के हर एक चीज़ खरीदे और वहाँ पे बाकी सब खरीदे थे। वहाँ पे उसके पास पैसे थे, मतलब कि उसके पास 100 मिलियन युवान थे जो कि उसके फंड के लिए दिए गए थे। वहाँ पे टोटल में उसके पास 120 मिलियन थे क्योंकि उसने मॉन्स्टर्स को हट किया था। जिसके बाद फाइनली सब चीज़ खरीदने के बाद अपने क्यूमी के पास 8 मिलियन बचते हैं, जहाँ पे वो इंतजार करने लगता है कि कब उसका वेपन्स और इक्विपमेंट उसके पास आएगा। जिसके साथ हमें यहाँ पे सीन चेंज कर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिलिट्री के व्हीकल्स अंकल किंग के हाउस के नीचे होते हैं, जहाँ पे वो सभी अंकल किंग के जितने भी सामान होते हैं उन सबको लोड कर रहे होते हैं और क्यूमी के सामान को भी रखते हैं। यहाँ पे वो सेम टू सेम वही सीन था जहाँ पे लू पेंग अपने मदर फादर और ब्रदर और कह सकते हो सिस्टर तो थी नहीं, उन सबके साथ कैसे वहाँ पे ट्रांसफर होता है अपने उस छोटे से घर में एक बड़ी सी जगह में। वहाँ पे सेम टू सेम अपनी क्यूमी अंकल किंग को भी लेकर वहाँ पे जाता। तो यहाँ बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बकवास है, क्योंकि जा रहे होते तो वो अपने पहले आस पड़ोस के बंदों से मिलते हैं क्योंकि मिलना जरूरी है ना। और वहाँ पे आस पड़ोस के थे वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। एक आंटी होती हैं जो कि अपने बूढ़े अंकल से प्यार करती है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, जहाँ पे वो कहती है कि अब तुम्हारी लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वो भी जानती थी कि यार अपना ये जो यहाँ पे हेडक्वार्टर्स पे जाने वाले हैं वहाँ पे लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके साथ वो लोग उधर निकल पड़ते हैं। इसी के साथ वहाँ पे वो सब चलने लगते हैं, वो अपने बेटे बेटियों सबको ले आता है और उसके साथ वहाँ पे वो आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में अपना क्यूमी अपने अंकल किंग के हाथ को भी सही करने का सोचता है। वहाँ पे उसके हाथ ठीक करने के दो ही रास्ते थे। एक तो अपने क्यूमी को अपने जर्क स्वाम से कह सकते हैं कि उसके जीन्स को एनालाइज करके उसको बना सकता था, उसके हाथ को रिजनरेट कर सकता है, या फिर क्यूमी सिंपली वाटर ऑफ लाइफ को यूज करके 30 बिलियन युवान स्पेंड करता और उससे उसको रिजनरेट करता। पैसों की सख्त कमी हो चुकी है, क्यूमी के पास घंटा अभी 8 युवान है ही, वो बिलियंस में कहाँ ले आ पाएगा। यहाँ पे जर्क स्वाम्स के हिसाब से उसे अच्छी लगती है। अगर बात करें तो जर्क स्वाम के पास ये पॉसिबल थी, इम्पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि जर्क स्वाम की जीन्स को अभी मतलब क्यूमी के जीन्स को ऑलरेडी जर्क स्वाम में एनालाइज कर रखा था जो कि उसके इंजरीज को रिपेयर कर सकता, यहाँ तक कि उसके कटे हुए हाथों को भी रीजनरेट कर सकता था। लेकिन ये अपनी क्यूमी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। यहाँ पे उसके पास होप थी अगर सक्सेसफुल हो जाता तो यहाँ वो बाकी सबके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता। मतलब कि कह सकते हो क्योंकि अपने अंकल किंग का नहीं बल्कि बाकी सबके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता, क्योंकि हर साल बहुत बड़ी संख्या में सोल्जर रिटायर होते क्योंकि वो मॉन्स्टर से फाइट करने वक्त काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, उनके हाथ कट जाते, पैर कट जाते, विकलांग हो जाते। इसलिए कह सकते हैं कि वो उन सब के साथ नहीं फाइट कर पाते और अपने आप को रिटायर कर लेते। इसलिए क्यूमी यहाँ पे सबकी मदद कर सकता था, क्योंकि अगर एक बार जर्क स्वाम इतना पावरफुल हो गया तो वो सबकी जीन्स को एक ही झटके में एनालाइज करके सबके बॉडी को फिर से रीजनरेट करवा सकता है। वे कैसे करवाएगा वो तो हम लोग आगे जानेंगे ही। जिसके साथ फाइनली वो मिलिट्री अपने उसी जगह जाती जहाँ पे वो रहने वाले थे, जहाँ पे वो सब जाने लगते हैं। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोस्पेक्टिव फाइटर्स भी वहाँ पे आया हुआ था, मतलब कि वो भी वहाँ पे आके अपने क्यूमी का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसको दिखा सके। रास्ते में बहुत बात होती है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्यूमी को एक मतलब जो अंकल किंग होते हैं ना, उनको पहले वहाँ पे नौकर से डायरेक्ट मैनेजर बना दिया गया था जहाँ पे वो काम कर रहे थे। ये सभी क्यूमी की वजह से हुआ होता है। यहाँ पे क्यूमी भी काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि यार उसे पता था कि यार इन्होंने मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखा है। बकवास बहुत होती है तो बकवास सीन्स को फाइनली अपने विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विला नंबर 921 वहाँ पे क्यूमी रहने वाला था, जिसमें 3 फ्लोर्स होते हैं जैसे अपने लुओ पेंग का था। वहाँ पे उसके सेकंड फ्लोर पे ट्रेनिंग ग्राउंड होती है और वहाँ पे वही स्ट्रॉन्ग लुकिंग फाइटर जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में था वो क्यूमी को सारी चीज़ें बताने लगता है। ये फाइटर था
छोटा मोटा कोई बंदा नहीं था। अब क्यूमी यहाँ पे उसको कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं आपको शायद फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता हूँ, क्योंकि उस सोल्जर ने कहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ पे क्यूमी उसका नाम भी पूछता है तो वो बंदा अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम चेन जियान है। वहाँ पर वो उससे बोलता है कि बाय द वे कॉलोनल क्यूमी, आपने कुछ सामान को भी खरीदा था जो कि हमारे नेटवर्क से आने वाले हैं, और जबकि यहाँ पे आप नहीं आए थे उससे पहले वो सामान आ चुका है, तो क्या मैं उस बंदे को बुलाऊं जो कि उस सामान को लेकर आया हुआ था। अब यहाँ पे चेंजिन इस्तेमाल करता है और यहाँ पर वो मिलिट्री विला एरिया का सिक्योरिटी गार्ड था और उसे अपने क्यूमी के बारे में अच्छे से पता था। उसे पता था कि क्यूमी एक रेयर स्पिरिट मास्टर है, जहाँ पे उसने यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो क्यूमी का फेवर ले सके। वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि यार किसी को विला दिखाने के लिए एक फाइटर को भेजा जाए और एक छोटे से रूम को गाइडेंस किया जाए, जिसके साथ क्यूमी भी सरप्राइज हो जाता है कि यार ये तो एक्सपेक्टेड टाइम से भी जल्दी आ गई है। जिसके साथ वो कहता है कि प्लीज़ अगर ऐसी बात है तो आप उसको बुला सकते हो, मैं उसको लेना चाहता हूँ। जिसके साथ क्यूमी वहाँ पे थोड़ा टाइम बचाता है तो अपने अंकल किंग को सारा घर दिखाने लगता है। यहाँ पे क्यूमी के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो सबसे बेस्ट एक्साइटिंग वाली चीज़ थी वो उसके लिए वही सुपर लार्ज ट्रेनिंग रूम होती जो कि सेकेंड फ्लोर पे थी। क्यूमी एक बार मारा जा चुका है क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ था, इसलिए यहाँ पे क्यूमी जितनी ज़्यादा हो सके स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था क्योंकि वो फिर से नहीं मरना चाहता। आखिरकार कौन ही दोबारा मरना चाहेगा। जिसके साथ क्यूमी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है और वो अपने एक छोटे से एडजस्टमेंट को बनाता है। जिसके साथ वो फाइनली कहता है फाइनली एक अच्छा सूटेबल रूम आ चुका है। जिसके साथ फाइनली वो नीचे आता है और वो डिलीवरी फाइटर्स वहाँ पे सारी चीज़ें लेकर आया था। अब यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रॉयर और स्पिरिट मास्टर बेसिक्स कंट्रोल ही नहीं आई थी, बल्कि वहाँ पे वैनक्यूस और लॉन्ग स्पीयर, सॉर्ड स्पीयर्स और फुल कॉम्बैट सूट, कॉम्बैट कम्युनिकेशन वॉचेस और बाकी के इक्विपमेंट्स जो कि उसने खरीदे होते हैं वो सभी आए हुए थे, और साथ में मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और वो भी आई हुई थी। जिसके साथ बाकी के आइटम्स भी थे। जिसके साथ वहाँ पे वो बंदा कहता कि कॉलोनल क्यूमी प्लीज इसको ओपन कीजिए और सारी चीज़ें देखिए कि चेक सही है या फिर नहीं। जिसके साथ क्यूमी उन सबको देखना शुरू करता है, क्योंकि यार क्यूमी चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना, सामने वाले बंदे को कितना भी ट्रस्ट क्यों ना करता, लेकिन ये पैसों की बातें, क्यूमी भी गरीब है। यहाँ पे उसके लिए 100 मिलियन पे किए थे तो वो उसको चेक तो जरूर ही करेगा। इसके साथ यहाँ पे उसको देखना शुरू करता है। जिसके साथ वो बंदा जो कि आइटम डिलीवर करने आया था वो क्या था कि कॉलोनल क्यूमी, आपको तो रूल्स के बारे में पता ही होगा ना, ये सारे अपने क्रिएटर्स को बिलोंग करते हैं, आप इसको नहीं बनाकर किसी और से बेच सकते। डिस्ट्रॉयर को तो खुद होंग ने बनाया था और जो स्पिरिट मास्टर बेसिक कंट्रोल है वो तो मिलिट्री की देन है, इसलिए आप इसको खरीद सकते हो, लेकिन आप इसको किसी और को नहीं शेयर कर सकते हो, कॉपी भी नहीं कर सकते हो प्राइवेटली, सेल करना तो और भी प्रोहिबिटेड है। अगर यहाँ पे कह सकते हो कि आपने इस रूल को तोड़ा तो यार आपके खिलाफ लिमिट डोजो, थंडर डोजो, एचआर एलायंस पूरी की पूरी आर्मी पीछे लग जाएगी। अब क्यूमी भी इस रूल को अच्छे से जानता था और सारे फाइटर्स इस रूल के बारे में अच्छे से जानते हैं। जिसके साथ वो फाइटर फाइनली जाता है और क्यूमी थोड़ा सा इमोशनल भी होता है, क्योंकि यार क्यूमी एक रेयर फाइटर बन चुका था। यहाँ पे उसे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता थी। जिसके साथ फिर से यहाँ पे क्यूमी अपने घर में जाता है और अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके, ट्रेनिंग रूम के अंदर जाके उन सारी चीज़ों को देखना शुरू करता है। वहाँ पे वो अपने 16 शॉर्ट स्पीयर्स को उठाता है, फ्लाई कराता है, अपने चारों तरफ रोटेट करना शुरू करता है और जैसे वो उसको सीख रहा होता है वो कहता है कि इसको यूज़ करना तो इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वो स्पीयर्स को एक डायरेक्शन में बल्कि वो अलग अलग डायरेक्शंस में भी यूज़ कर पाता, कुछ को फास्ट, कुछ को स्लो, कुछ को बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से यूज़ कर पाता। मतलब हर एक स्पीयर्स को, हर एक छोटे नाइफ्स को वो अलग अलग तरीके से बड़ी ही आसानी से यूज़ कर पाता। अब क्यूमी ने सिर्फ एक A9 ग्रेड शॉर्ट स्पीयर और 10 A8 ग्रेड शॉर्ट स्पीयर्स खरीदे थे, सेम टू सेम अपने लूफेंग के जैसे ही, जहाँ पे वो एक मेन वेपन रखता था और बाकी स्मॉलर थोड़े से लोअर ग्रेड के, जहाँ पे बाकी के जितने और स्पीयर्स थे वो लोअर ऑर्डिनरी ग्रेड के होते हैं। यहाँ पे उसने इसलिए कहा था क्योंकि क्यूमी गरीब था और वो इतने सारे अच्छे वेपन्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिलहाल में शॉर्ट एपी स्पीयर उसके लिए कॉम्बैटिबल में उतने सुटेबल नहीं थे। वो अभी मंगाया था ताकि वो ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि यार वो कंट्रोलर टेक्निक को यूज़ कर रहा था। कंट्रोलर टेक्निक जो स्पिरिट मास्टर बेसिक होती है उसमें 99 डायग्राम्स मौजूद होते हैं। क्यूमी सिर्फ फर्स्ट लेवल को खरीदा था जिसमें कि सिर्फ 6 डायग्राम्स होते हैं, सेकेंड लेवल को खरीदता तो 15 डायग्राम्स होते हैं और 3 लेवल्स को खरीदता तो 99 डायग्राम्स फुल होते हैं।
हैं। यहाँ पे क्यूमी के लिए 6 डायग्राम्स ही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बेचारा गरीब है, कर भी क्या सकता है, जिसके साथ वो उसको कंट्रोल करना, उसको लर्न करना सीख चाहता है, उसको सीखने लगता है। और वहाँ पे वो उसके अंदर बहुत सारे डल डायग्राम्स को भी देख पा रहा होता है। बहुत ही लंबे समय से ऐसा चलने लगता है और बहुत ही फिर से बकवास होने लगती है। वहाँ पे फिर से सीखने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि एक बार मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मैं नंबर 9 रूम्स में जाऊँगा, ताकि वो वहाँ पे जाकर अपने टैलेंट से वहाँ की चीज़ों को एक्टिवेट कर सके। जब तक वो वहाँ पे जाएगा तो वहाँ के रूम्स को एक्टिवेट कर लेगा और वहाँ पे रिवॉर्ड्स आसानी से पा लेगा। अब यहाँ पे क्यूमी ने यूनमो इनहेरिटेंस के बारे में भी सोचा था, मतलब कि उसे पता था कि लूफेंग जब नंबर 9 रूम्स को विजिट करेगा तो वहाँ पे उसके साथ क्या होने वाली है। जहाँ पे वो कहता है कि एक बार मैं असेसमेंट को पास कर दूँ तो मुझे वहाँ पे एक ब्लैक गॉड सूट मिलेगा और बेसिक 312 मूव्स भी मिलेगी, जो और साथ में यूनमो की एंट्री टोकन भी मिलेगी। यहाँ पे कह सकते हो क्यूमी बहुत ज़्यादा कह सकते हो क्लेवर भी है और बहुत ज़्यादा शैतान भी है, क्योंकि वो लूफेंग से हर एक चीज़ छीनने वाला है। और यहाँ पे कह सकते हो कि ये सीरीज ऐसी भी हो सकती है कि व्हाट इफ लूफेंग को कुछ मिलता ही नहीं शुरुआत में, व्हाट इफ लूफेंग को यूनमो की इनहेरिटेंस न मिलती, क्योंकि यूनमो की इनहेरिटेंस मिलने के बाद ही अपना लूफेंग इतना स्ट्रांग बन पाता, गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हरा पाता। आगे चलकर उसे स्टार टावर मिली थी जो कि उसको इतना प्रोटेक्ट करा था, उसको बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक, ली युआन टेक्निक, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो क्या सकता है कि लूफेंग को ये सभी चीज़ें ना मिलती तो आखिर लूफेंग कितना आगे बढ़ पाता, क्या लूफेंग फिर भी ओवरलॉर्ड बन पाता या लूफेंग फिर भी वहाँ पे सबको बचा पाता। क्योंकि हम लोग जानते हैं लूफेंग कितना ज़्यादा डिटरमाइंड है, भले उसकी पावर्स कम हो लेकिन वो पीछे नहीं हटता है, जिसके साथ वो उन सब के बारे में सोचना शुरू करता है, उन सबको यूज़ करने लगता है। अब यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी वॉर गॉड लेवल पे जा चुकी थी और उसने अपने पावर्स को फिर से बढ़ा लिया होता है। अब यहाँ पे उसकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। क्यूमी को अपने आप को और भी पावरफुल बनाना था ताकि वो रून्स में जा सके। रून्स हर महीने के सितंबर में खुलती है और अभी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन वो कहता है कि छोड़ो उसको, भूलो, अभी मुझे अपनी चीज़ों पे ध्यान देना होगा, पहले मुझे अपने डिस्ट्रॉयर को प्रैक्टिस करना होगा। जिसके साथ वो अपने डिस्ट्रॉयर को यूज करना शुरू करता है, अपने स्पीड कंट्रोल को और भी पावरफुल करना शुरू करता है, जिसके साथ वो मैनुअल निकालता है, एक एक करके पढ़ने लगता है। फिर से बकवास होती है, समझ लो कि यहाँ पे लर्न कर रहा होता है। आपने ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को लूफेंग के शुरुआत के एपिसोड्स में देख रखे होते हैं। अब वो डिस्ट्रॉयर को पढ़ रहा होता है, जो कि एक स्पीड टेक्निक नहीं थी बल्कि उसमें बॉडी टेक्निक्स भी थी, गाइडिंग टेक्निक्स भी थी और बाकी और टेक्निक्स थी जिससे कि वो सीख सकता। क्यूमी के स्ट्रेंथ की कमी नहीं थी क्योंकि जर्ग स्वाम उसे पावरफुल प्रदान कर रहे थे और साथ में उसे टेक्निक में सीखने में भी मदद कर रही थी, जिसके साथ वो उसको पढ़ना शुरू करता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे आप अपने स्ट्रेंथ को 9th 10th स्ट्रेंथ तक एस्टिमेट कर सकते हो। यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप अपने पावर्स को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब कि हर एक लेवल को आप जैसे जैसे यूज़ करना सीख जाओगे आप उतने पावर्स को एक्सर्ट करोगे। मतलब डिस्ट्रॉय 6 लेवल्स में थी, जिसमें से फर्स्ट लेवल में अगर आप सीख गए तो आप अपने स्ट्रेंथ के 180% यूज़ कर सकते हो, सेकेंड में 270, थर्ड में 360, फोर्थ में ऐसा ही करते करते लास्ट में 630% आप अपने पावर्स को यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है। लूफेंग ने भी ऑलरेडी ऐसा कर रखा होता है, जिसके साथ वो उन सबको सीखना शुरू करता है, ऐसे ही आगे चलने लगता है, बार बार करता है, प्रैक्टिस करता है, वो 32 एक्शंस को परफॉर्म करने लगता है। वो धीरे धीरे अपने आप को प्रोग्रेस करना शुरू करता है और हर एक मूव्स के साथ वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। वो ट्रेनिंग में अपने लूफेंग किसी मैडमैन की तरह ही इमर्स हो जाता है और जितनी बार वो कोशिश करता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही दफा बढ़ती जाती, जिससे कि उसे और भी एक्साइटेड मिलता और वो उसको और भी एस्टोनिशिंग रेट के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करता। जैसा कि आपको पता है कि क्यूमी को जॉर्ज स्वाम सपोर्ट कर रहा है तो उसके पास कॉम्प्रिहेंशन की कमी नहीं है और बड़े आसानी से सारे टेक्निक्स को सीख सकता है। क्यूमी ऐसे ही करके लगभग कंसेक्यूटिव डेज तक उन सबको सीखना शुरू करता है, अपने गाइडिंग टेक्निक, सेल्फ स्टडी, जीन इंजीनियरिंग, इन सभी को पढ़ना शुरू करता है। वो हर एक चीज़ को अच्छे से यूज कर रहा होता है ताकि वो आने वाले फ्यूचर के खतरों को डिस्ट्रॉय कर सके और अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सके। अब यहाँ पे वो ऐसे ही चलने लगता है। अब यहाँ
यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने इन दिनों में कई सारे जीन्स इंजीनियरिंग किताबों को भी पढ़ रखा होता है और उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी मदरनेस्ट के असिस्टेंस की वजह से। उसकी जो कह सकते हो कि रीडिंग लाइन्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक एक पेज को कह सकते हो चिट्टी रॉबर्ट था उसके जैसे वो पढ़ना शुरू कर दिया होता है, जिसके साथ उसकी फिजिकल लिमिट भी अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उसकी कॉन्शियसनेस की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी जर्ज फॉर्म भी आगे बढ़ रही होती है और लगभग 10,000 मल्टीपल्स टारगेट को उसने क्रिएट कर रखा होता है। साथ में उसने और भी बैटल पावर्स को इंक्रीज कर रखा होता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय।